सुर्खियों में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुर्खियों में। सुर्खियों में आज हम प्रखर चिंतक, साहित्यकार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकमान्य तिलक के विचारों को हिंदी जगत में व्यापकता देने वाले पंडित माधवराव सप्रे जी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर उन्हें इस कार्यक्रम के जरिए याद कर रहे हैं। माधवराव सप्रे हिंदी के आरंभिक कहानीकारों में से एक, सुप्रसिद्ध अनुवादक और हिंदी के आरंभिक संपादकों में प्रमुख स्थान रखने वाले हैं। पंडित सप्रे का जन्म 19 जून 1871 में पथरिया, जो कि दमोह जिले में आता है, वहां हुआ था। वे एक टोकरी भर मिट्टी के रचनाकार भी हैं। इस रचना को हिंदी की पहली लघु कथा का श्रेय भी प्राप्त है। तो पंडित माधवराव सप्रे जी की 150वीं वर्षगांठ पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। आज पंडित माधवराव सप्रे के जीवन पर साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल स्थित माधवराव सप्रे स्मृति संग्रहालय के संस्थापक संयोजक, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर विजय दत्त श्रीधर। डॉक्टर श्रीधर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी भोपाल पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रीधर जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि माधवराव सप्रे जी की जब हम बात करते हैं तो उनके कई आयाम हमारे सामने आते हैं। वे एक चिंतक भी थे, लेखक भी, पत्रकार भी, स्वतंत्रता सेनानी भी। आप उन्हें किस रूप में याद करते हैं या याद करना चाहते हैं? देखिए, भारतीय नव जागरण आंदोलन के कृतिव्रती मूक नायक पंडित माधवराव सप्रे को समग्रता में जानना समझना हो तो उनके महत् कृतित्व का निकष यूं होगा। सप्रे जी हिंदी नव जागरण के पुरोधा थे। बिल्कुल। सप्रे जी ने भारत की एक राष्ट्रीयता का संकल्प किया। सप्रे जी ने अर्थशास्त्र की हिंदी शब्दावली तैयार की। सप्रे जी ने हिंदी पत्रकारिता और पत्रकारों को संस्कार प्रदान किए। सप्रे जी ने हिंदी समालोचना का शास्त्र विकसित किया। सप्रे जी ने हिंदी निबंध विधा का मानक रचा। सप्रे जी ने शिक्षा के गुणधर्म की व्याख्या की और मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की महत्ता का प्रतिपादन किया। सप्रे जी ने माखनलाल चतुर्वेदी, सेठ गोविंददास, द्वारका प्रसाद मिश्र, मावली प्रसाद श्रीवास्तव, लक्ष्मीधर वाजपेयी, लल्ली प्रसाद पांडे प्रभृति अनेक होनकार प्रतिभाओं का परिष्कार किया, जो कालांतर में राष्ट्रीय फलक पर प्रतिष्ठित हुए। सप्रे जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के देहरादून अधिवेशन, यह 15 अधिवेशन था जो 1924 में देहरादून में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी और उसके अध्यक्षीय आसन से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का संकल्प लिया था, आह्वान किया था। एक साथ इतने मोर्चों पर सक्रिय रहने और प्रभाव छोड़ने वाला नायक कालांतर में अचर्चित रह गया, क्योंकि उनके कर्म योग में स्वयं पास में रहकर सहयोगियों को आगे बढ़ाने की रीति थी। स्वयं के लिए यश, पद, प्रतिष्ठा की चाह नहीं थी, परंतु परवर्ती पीढ़ियों का यह दायित्व है कि ऐसे महनीय व्यक्तित्वों के कृतित्व का पुनर्पाठ करें और समाज को उनके दाय का स्मरण कराएं। पंडित माधवराव सप्रे की सारस्वती का प्रसंग ऐसा ही अवसर है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पंडित माधवराव सप्रे के 150 साल इसी 19 जून को पूरे हुए हैं और पूरा देश अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से उनकी सारस्वती का आयोजन कर रहा है, 150वीं वर्षगांठ का आयोजन कर रहा है। मैं श्रोताओं को बता दूं कि भारत सरकार ने सन 2022 में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो आजादी के 75 वर्ष उत्सव मनाने का संकल्प दिया है और यह दायित्व सौंपा है संस्कृति विभाग को, भारत सरकार के संस्कृति विभाग। संस्कृति विभाग ने भी जब चर्चा करके तय हुआ, तब यह भी उसमें एक विशेष रूप से रेखांकित करने योग्य निर्णय हुआ है, संकल्प लिया गया है कि ऐसे महानायक जिनकी भारत के नवजागरण आंदोलन में, भारत की आजादी में और भारत के उस दौर में भारत को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो असाधारण महानायक के रूप में जिन्होंने अपना दायित्व निभाया है, अवदान किया है, उनको भी इसी प्रसंग में स्मरण किया जाए। और पंडित माधवराव सप्रे का भी उसमें सूची में समावेश है, बल्कि उस सूची में सबसे आगे यदि किसी का नाम लिखा गया है तो पंडित माधवराव सप्रे हैं। पंडित माधवराव सप्रे, आप सब लोग जानते हैं कि पंडित माधवराव सप्रे का जो कृतित्व है उसका कोई स्मारक नहीं था। उनके बनाए हुए, उनके तैयार किए उनके शिष्य जिन्हें उन्होंने परिमार्जित किया, परिष्कार किया और आगे बढ़ाया, उनके तो बहुत नाम हो गए थे। माखनलाल चतुर्वेदी स्वयं एक उदाहरण है, हिंदी के महाकवि, हिंदी के महान संपादक, चिंतक, स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े नायक।
हम सब लोग जानते हैं, उनके नाम पर भोपाल में एक पत्रकारिता का विश्वविद्यालय खुला हुआ है। पंडित द्वारका सिंह, हम इसको सब जानते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बहुत अच्छे संपादक थे। तो सेठ गोविंद दास हिंदी के अनन्य सेवी के रूप में चर्चित हुए, प्रतिष्ठित हुए। इस तरह इन लोगों का तो जिक्र आया, लेकिन सप्रे जी का को जो सम्मान मिलना चाहिए थी, उनके कृतित्व की, उनके अवदान की जो चर्चा होना चाहिए, उसे जो महत्व मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। एक दुखद पक्ष है। एक तो ये भी है कि सप्रे जी का 1926 में निधन हो गया था, 23 अप्रैल को। तो उसके बाद बहुत उनके परिवार में भी कोई ऐसा नहीं था जो उनकी यश गाथा को आगे बढ़ा था। तो ये अचर्चित रह गए। बहुत अच्छा ये अवसर है कि भारत सरकार और भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय इस काम को आगे बढ़ा रहा है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि इस धरती पर यदि सप्रे जी के गरिमा के अनुरूप, उनके सम्मान के अनुरूप यदि कोई स्मारक है तो माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान भोपाल है, जिसका सारे देश में ही नहीं अपने अनुसंधान परक कामों के लिए और हमारी विशाल जो संदर्भ संपदा है उसके लिए सारी दुनिया के लेखक, पत्रकार इसका लाभ उठा रहे हैं। अब हम बात करें कि सप्रे जी के बारे में हम शुरू से यदि चर्चा करें तो मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया गांव में उनका जन्म हुआ 1871 को। ठीक 150 साल पहले सप्रे जी का जन्म हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा में ही उनकी मेधा का परिचय मिलने लगा था। उन्हें पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिलती रही और वे पायदान चढ़ते गए। सन 1898 में बीए की उपाधि अर्जित की, जो उन दिनों बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। उनके सरकारी ओहदे पाने की कुंजी भी थी। ऐसी बड़ी नौकरियों के प्रस्ताव मिले भी, परंतु सप्रे जी ने फिरंगी हुकूमत की नौकरी करना स्वीकार नहीं किया। वे केसरी संपादक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे, उनको पढ़ते थे और गुनते थे, और इसीलिए उनके जीवन का लक्ष्य उन्होंने कुछ और ही निर्धारित किया था। तब सन 1899 में उन्होंने पेंड्रा के जो जमींदार थे उनके बेटों से ट्यूटर की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। 50 महीने के अल्प वेतन में भी बचत करते हुए जनवरी 1900 में मासिक पत्र 36 के मत का प्रकाशन आरंभ कर दिया। जी, मैं ये यहाँ पे आपसे जानना भी चाहूंगी श्रीधर जी कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक के रूप में भी पंडित माधवराव सप्रे जी को जाना जाता है। आप बता भी रहे हैं कि सन 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र मासिक पत्रिका उन्होंने आरंभ की, तो बिल्कुल इस पर आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। जी, अच्छा, इसी बीच जनवरी 1900 में एक और बड़ी घटना हुई थी। वो घटना थी प्रयागराज से इंडियन प्रेस के तत्वावधान में मासिक पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन। अच्छा। छत्तीसगढ़ में तो 3 वर्ष तक चला, सन 1900, सन 1901 और सन 1902। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरस्वती को तो बाबू चिंतामणि घोष जैसे प्रकाशक का संबल मिल गया, इंडियन प्रेस का संबल मिल गया। मन में बड़ी इच्छा थी कि हिंदी की एक शेष पत्रिका निकले, लेकिन छत्तीसगढ़ में वैसे आर्थिक संसाधन नहीं थे। छत्तीसगढ़ एक सर्वथा पिछड़ा इलाका था, बहुत गरीबी थी। छत्तीसगढ़ में रईस होते थे, जमींदार होते थे, लेकिन इन लोगों की विद्या की तरफ कोई अनुराग नहीं था। ये एक तथ्य है जो सप्रे जी ने स्वयं स्वीकार किया है। लेकिन अशिक्षा भी बहुत थी। तो छत्तीसगढ़ मित्र से, क्योंकि वो पेंडा रोड बिलासपुर में पढ़े थे, पेंडा रोड में उन्होंने अपना कार्यकारी जीवन आरंभ किया था, तो उनके मन में ये बात थी कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा का प्रसार किया जाए और छत्तीसगढ़ में जन जागरण का काम भी किया जाए, और उसके लिए उन्होंने पत्रिका को, अब जो हमारा मासिक पत्र था छत्तीसगढ़ में, तो उसको माध्यम बनाया। एक बात और उल्लेखनीय है, छत्तीसगढ़ मित्र के साथ ही छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की शुरुआत होती है। बिल्कुल। ये मतलब छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की लौ प्रज्वलित करने वाले सप्रे जी पहले थे, और छत्तीसगढ़ नाम की संज्ञा देने वाले जिसमें ही सप्रे जी पहले व्यक्ति थे। अच्छा। अलग अलग राजे रजवाड़े वहाँ हुआ करते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ पृथक रूप से, ये दक्षिण कौशल हुआ करता था पहले, छत्तीसगढ़ इसको कहने वाले सप्रे जी पहले व्यक्ति थे। और उन्होंने, उनके साथ 2 बड़े महत्वपूर्ण सहयोगी मिले, एक तो बामन बलीराम लाखे और रामराव चिंचोलकर। तो इनके छत्तीसगढ़ मित्र के माध्यम से सप्रे जी ने शिक्षा का प्रसार, हिंदी भाषा का उन्नयन, साहित्य का संस्कार, इन सब कामों में लगा। अच्छा, पाठकों की जानकारी बढ़ाने वाले और मानसिक तंत्र को झकझोर देने वाले वैचारिक निबंधों ने छत्तीसगढ़ मित्र का महत्व स्थापित किया। हिंदी में मौलिक कहानी लेखन को दिशा दी। साहित्य जगत में एक बार ऐसा है जो सप्रे जी की एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानता है। कुछ लोग उसे लघु कथा भी कहते हैं। जी। इस कहानी की विषय वस्तु पर आप गौर करिए। एक मजदूर विधवा स्त्री की झोपड़ी के माध्यम से एक सामंत की आंखें खोलने की यह कथा है।
समाज सुधार की प्रवृत्ति इसके मूल में है। और वो जी। प्रसंग कैसा है? मिट्टी भर टोकरी नहीं उठा पाने पर लज्जित जमींदार कहता है, नहीं यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। इस पर विधवा स्त्री कहती है, महाराज नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरी मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। आप देखिए कितनी मार्मिक एक कथा है। और इस कहानी में वो जो कहानी के तत्व होते हैं शास्त्र सम्मत समीक्षा के आधार पर, वो सारे तत्वों का समावेश है। छत्तीसगढ़ मित्र के माध्यम से सप्रे जी ने हिंदी में समालोचना शास्त्र का विकास करने का महत्वपूर्ण काम किया। उसके पहले समीक्षा का कोई सिद्धांत नहीं है, लोग टिप्पणियां करते थे, समीक्षाएं लिखते थे, लेकिन समालोचना शास्त्र का विकास करने का काम जो है वो सप्रे जी ने किया। जी जी। श्रीधर जी, मैं आपको यहाँ पर रोककर ये भी पूछना चाहूंगी, आपने माखनलाल चतुर्वेदी जी का भी जिक्र किया, बेहद बड़े लेखक, पत्रकार, और हम सब जानते हैं कि भारत में और मध्य प्रदेश में ही उनके नाम पर पत्रकारिता की एक विश्वविद्यालय भी है। आपने बताया कि किस तरह से माखनलाल चतुर्वेदी उनके एक तरह से शिष्य थे और फिर उन्होंने इतना नाम आगे जाके अपना कमाया। माधवराव सप्रे के जीवन संघर्ष, उनके साहित्य साधना, हिंदी पत्रकारिता के विकास में उनके योगदान, उनकी राष्ट्रवादी चेतना, समाज सेवा, राजनीतिक सक्रियता, इन सबको याद करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर में उनके लिए कुछ लिखा था। उन्होंने लिखा था, पिछले 25 वर्षों तक पंडित माधवराव सप्रे जी हिंदी के एक आधार स्तंभ, साहित्य, समाज और राजनीति की संस्थाओं के सहायक, उत्पादक तथा उनमें राष्ट्रीय तेज भरने वाले, प्रदेश के गांव में घूम घूम कर अपनी कलम को राष्ट्र की जरूरत और विदेशी सत्ता से जकड़े हुए गरीबों का करुण कंद्रन बना डालने वाले, धर्म में धंस कर उसे राष्ट्रीय सेवा के लिए विवश करने वाले और अपने अस्तित्व को सर्वथा मिटाकर सर्वथा नगण्य बनाकर अपने आसपास के व्यक्तियों और संस्थाओं के महत्व को बढ़ाने और चिरंजीवी बनाने वाले थे। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गहरी बात उन्होंने कही थी पंडित सप्रे जी के लिए। मैं आपको इसके पहले एक दूसरे महापुरुष के बारे में बात करना चाहूंगा। जी देखिए, जब छत्तीसगढ़ में तो बंद हो गया जी, छत्तीसगढ़ में बंद होने के बाद उस समय काशी नागरी प्रचारणी सभा इसने एक योजना बनाई हिंदी विज्ञान कोश की जी। और वो योजना ये थी कि जिस तरह इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है या अन्य जो यूरोप की उन्नत भाषाओं में इस तरह के विश्वकोश हैं, वैसा कोई ग्रंथ हिंदी में भी तैयार होना चाहिए जो हिंदी के पाठकों को समृद्ध करे। तब ये योजना जब बनी तो उसमें अर्थशास्त्र वाला जो खंड था उसका काम पूरा करने की जवाबदारी सप्रे जी को दी गई। अच्छा, सप्रे जी को न केवल अर्थशास्त्र के खंड की जवाबदारी दी गई, जब पांडुलिपि तैयार हो गई, जो पुनरीक्षण के लिए समिति बनी संपादन की, हमने उसमें भी सप्रे जी थे। यह इस बात का प्रमाण है कि सप्रे जी की एक विद्वान के रूप में हिंदी जगत में प्रतिष्ठा बहुत स्थापित हो चुकी थी और लोग उनकी विद्वता के कायल हो गए थे। और सप्रे जी ने अंग्रेजी में उस समय अर्थशास्त्र के 1320 शब्द मिलते थे, 1320, और सप्रे जी ने हिंदी में 2115 शब्द तैयार किए। इसके लिए उन्होंने संस्कृत का सहारा लिया, मराठी का सहारा लिया, हिंदी से निकाले, तो ये बड़ा काम उन्होंने किया था। एक और बात है, अब इसके आगे की बात जो मैं कह रहा हूँ वो देखिए कि हिंदी में अर्थशास्त्री चिंतन और लेखन के प्रवर्तक पंडित माधवराव सप्रे ने अर्थशास्त्र पर एक पांडुलिपि तैयार की थी जी, परंतु वे उसे संतुष्ट नहीं थे, इसे प्रकाशित नहीं कराई। तो सप्रे जी का एक गुण ये हो गया कि वो एक, जिसे अपन कहते हैं परिशुद्धतावादी, परफेक्शनिस्ट, जी जी, उस तरह का उनका काम करने की शैली हुआ करती थी। लेकिन उन्होंने अपनी किताब नहीं छपवाई, वो हस्तलिखित पांडुलिपि रह गई। लेकिन जब 1907 में आचार्य महल प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हिंदी साहित्य में योग है, द्विवेदी योग, जी जी, वो पहले संपादकाचार्य हिंदी के, तो जब उन्होंने संपत्ति शास्त्र पुस्तक लिखने की योजना बनाई तो सप्रे जी से परामर्श मांगा। सप्रे जी ने प्रसन्नता प्रकट की और अपनी जो हस्तलिखित पांडुलिपि थी वो सब उनको भेजी द्विवेदी जी को। द्विवेदी जी ने, सप्रे जी ने कहीं इसका जिक्र नहीं किया है, ये बड़प्पन देखिए जी, लेकिन द्विवेदी जी ने अपनी भूमिका में इसको स्वीकार किया है और उन्होंने दो बातें कही। संपत्ति शास्त्र विषयक पुस्तकों की जरूरत को पूरा करने, इस अभाव को दूर करने की जहां तक हम जानते हैं सबसे पहले पंडित माधवराव सप्रे बीए ने चेष्टा की। ये प्रमाण पत्र देखिए आप। और दूसरा, जब उन्होंने वो लिखते हैं अपनी हस्तलिखित पुस्तक हमें भेज दी, उससे हमने बहुत लाभ उठाया है, एक अर्थ हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं। तो अर्थशास्त्रीय चिंतन और लेखन की परंपरा के विकास में सप्रे जी की भूमिका। अब जो बात आपने कही है
वो बात है माखनलाल चतुर्वेदी की। जी। माखनलाल चतुर्वेदी और द्वारका प्रसाद मिश्र ये दो ऐसे हमारे यहाँ के बहुत बड़े महापुरुष रहे हैं। इन दोनों के मन में सप्रे जी को ना केवल गुरु अकेला नहीं मानते थे, ये उन्हें अपना भगवान मानते थे। इनका जीवन जो था उसके निर्माण करता सप्रे जी थे, और दोनों अपने सिरहाने पर सप्रे जी की तस्वीर लगाया करते थे। जब 1927 में भरतपुर में हिंदी संपादक सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता माखनलाल चतुर्वेदी की, सप्रे जी का निधन हो चुका था तब तक, लेकिन जो टिप्पणी उन्होंने की है अपने अध्यक्ष के उद्बोधन में, उसको देखिए आप। चतुर्वेदी जी कहते हैं, आज के हिंदी भाषा के युग को पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा निर्मित तथा तेज को पंडित माधवराव सप्रे द्वारा निर्मित कहना चाहिए। इससे बड़ा कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी बात। हाँ जी, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। एक और है, सप्रे जी ने एक हिंदी केसरी भी शुरू किया। तब सप्रे जी प्रभावित थे तिलक महाराज से, तो सप्रे जी ने जब हिंदी केसरी शुरू किया 1907 में, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, और तभी उन्होंने एक स्वदेशी आंदोलन और बायकाट अर्थात भारत की उन्नति का एकमात्र उपाय, जब ये लेख लिखा तो इसकी 8000 प्रतियां पुस्तकाकार प्रकाशित हुई। 50-60 पेज के करीब का पेज है ये निबंध। अच्छा, अरे वाह। उस समय 8000 प्रतियां प्रकाशित हुई और उनका लोगों ने खरीदी वो प्रतियां, और उसमें सप्रे जी ने जो जितने तरह के हमारे, जैसे हम भारत की एक राष्ट्रीयता, हमारे सामाजिक घात के कुछ कारणों का विचार, राष्ट्रीयता की हानि का कारण, राष्ट्रीय जागृति की मीमांसा, ऐसे प्रखर विचार उत्तेजक निबंधों के माध्यम से सप्रे जी ने जन जागरण को दिशा प्रदान की। और स्वाभाविक है, जब ऐसा करेंगे तो फिरंगी हुकूमत की आंखों में वो गड़ने लगे। उन्हें गिरफ्तार किया गया। ऐसा कुछ परिस्थिति, पारिवारिक हालात ऐसे बने कि उन्हें एक तरह से क्षमा याचना करना पड़ी, लेकिन उसके कारण उन्होंने जिस तरह का पश्चाताप भी किया था वो बहुत अद्भुत था। उन्होंने एकांतवास कर लिया, किसी भी स्थान पर अपना नाम नहीं देने का, मंच पर नहीं जाने का बहुत संकल्प किया। सर पर साफा, पाँव में जूते चप्पल पहनना छोड़े, दास बोध का पारायण किया, और दास बोध का फिर अनुवाद किया हिंदी में। और तिलक महाराज का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है गीता रहस्य, भागवत गीता रहस्य अथवा कर्मयोग शास्त्र जी, इसका अनुवाद सप्रे जी ने किया। ये 1916 में छपा था, और इसके अब तक करीब 30 संस्करण इसके हो चुके होंगे। बहुत अद्भुत काम उन्होंने किया। इस चिंतामन विनायक वैद्य के उपसंहार का महाभारत में सीधा से अनुवाद किया। तो अनुवाद करके हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि करने का काम भी सप्रे जी ने किया। एक बड़ा काम यह किया कि अंग्रेज लोग उस समय बड़ी चालाकी से कहते थे कि भारत में इतनी रियासतें हैं, हर रियासत अपने आप को देश कहती है, यहाँ इतनी जातियां हैं, इतने सारे धर्म हैं, तो इनमें एकता का कोई सूत्र है ही नहीं, इसलिए ये देश या राष्ट्र नहीं हो सकता है। तो सप्रे जी ने इसका भी जवाब दिया, और उन्होंने फिर लिखा वो भारत की एक राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय जागृति की मीमांसा, दोनों बहुत अद्भुत निबंध है जिनके माध्यम से उन्होंने ये काम किया। एक और है, सप्रे जी के जो काम करने की शैली थी उसमें आयोजना, हर चीज को बहुत योजनाबद्ध तरीके से करते थे। यहाँ तक कि वो अपने जो उनके शिष्य थे या अनुयायी थे उन्हें भी जब वो सिखाते थे कि यदि आप किसी सभा में, किसी सम्मेलन में, किसी आयोजन में जा रहे हैं, तो आप यदि केवल दर्शक या श्रोता की हैसियत से जा रहे हैं तो आपको किस तैयारी से जाना चाहिए, यदि आप वक्ता की हैसियत से जा रहे हैं तो आपको कैसी तैयारी करना चाहिए, आप यदि अध्यक्षता कर रहे हैं तो आपकी तैयारी क्या क्या होना चाहिए। इस तरह का एक पूरा ऐसा, और ये अपने उनके जीवन शैली में भी ये हिस्सा शामिल था। जैसे वो बाद में प्रवचन करते थे, उन्होंने बहुत प्रवचन किए हैं, तो प्रवचन करने के भी उनके नोट्स मिलते हैं, वो सारे सप्रे संग्रहालय में उनके हस्तलिखित नोट्स वो यहाँ मौजूद हैं। तो ये उनके क्यों वो इतना सारा काम कर पाए, तो एक व्यक्ति इतने सारे मोर्चों पे एक साथ काम करे, ये बहुत अद्भुत है। सोचने के बाद कल्पना के बाहर लगता है। बिल्कुल, वो बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम करते थे, इसलिए वो सफल रहे। बिल्कुल श्रीधर जी, ये जो हमारी पूरी बातचीत है ये अधूरी रह जाएगी अगर यहाँ पर हम माधवराव सप्रे स्मृति और शोध संग्रहालय की चर्चा ना करें। 1984 में इसकी स्थापना हुई भोपाल में, और कहते हैं ना कि बीता हुआ वक्त तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उस वक्त के रोमांच को महसूस किया जा सकता है, और इस रोमांच को महसूस करने का एक बहुत अच्छा जरिया है माधवराव सप्रे स्मृति संग्रहालय, जहां दुनिया भर की किताबों का एक अनूठा संग्रह है। तो जब इस संग्रहालय की स्थापना हो रही थी, स्थापना करने का, इसे बनाने का मन आपने बनाया, तो क्या उद्देश्य था, क्या आपके मन में आया, क्यों आपको लगा कि इस तरह के एक संग्रहालय की स्थापना होनी चाहिए? देखिए संयुक्ता जी, वो कहते हैं ना कि
जाके पाँव न फटे बेबाई। जी। तो जब मुझे हिंदी ग्रंथ अकादमी, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ने मध्य प्रदेश में पत्रकारिता के इतिहास लिखने का काम सौंपा, जी। तो उस समय मुझे जगह जगह जाना पड़ा और तब ये समझ में आया कि ये जो हमारी बौद्धिक विरासत है, ये तो राष्ट्रीय संपत्ति है। जी। ये बौद्धिक विरासत नष्ट होने की कगार पर है, कागज जर्जर हो चुके हैं और नष्ट हो जाएंगे अब, क्योंकि ये ज्यादातर चीजें थी निजी संग्रहों में थी। हमारे यहाँ जो विद्या व्यसनी या विद्या अनुरागी परिवार हैं, उनके अपने संग्रह में थी ये चीजें। तो लगा के इसको इकट्ठा करना चाहिए और जबलपुर के पंडित रामेश्वर गुरु जैसे विद्वान व्यक्ति ने कहा कि एक छत के नीचे इसको इकट्ठा कर दिया जाए और इस तरह से एक संकल्प बन गया। फिर यह आया कि इसको नाम किसका दिया जाए, तो उस समय नाम चलते थे गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, ऐसे नाम सामने आते थे। भास्कर नवीन का नाम सामने आता था, पराडकर जी का नाम सामने आता था जी। लेकिन हमारे सीनियर थे संतोष कुमारी शुक्ल, वो यहाँ मध्य प्रदेश में जनसंपर्क के बड़े अधिकारी थे, और रामेश्वर गुरु जी, सब लोगों का ये मत बना कि नहीं, जिनका सप्रे जी ने निर्माण किया है उनके नाम पर तो बहुत चीजें हो गई, लेकिन स्वयं सप्रे जी के सम्मान में जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। तो यह स्मारक माधवराव सप्रे जी के नाम पर ही होना चाहिए और तब सप्रे जी की जयंती पर 19 जून 1944 को सप्रे संग्रहालय स्थापित हुआ। एक आध वर्ष तो लोगों ने इसको थोड़े अजूबे की तरह देखा कि ये पुरानी रद्दी जमा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर की या जो कहते हैं सरस्वती की कृपा रही कि मेरे मन में कभी मैं का भाव नहीं आया जी। क्योंकि मैं का यदि आपका भाव आ जाएगा तो नकारात्मक होता है, बिल्कुल। हम का भाव होता है वो सकारात्मक होता है। और एक साल में हमारी टीम बनने लगी थी और आज हिंदुस्तान के 1000 से अधिक परिवार पूरे देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। इन परिवारों ने कुछ न कुछ हमारे यहाँ योगदान किया है और वो सप्रे संग्रहालय में उनकी धरोहर के रूप में सुरक्षित है। बिल्कुल, मैं हमारे श्रोताओं को बताना भी चाहूंगी कि सामग्री हमारे यहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल 15 लाख पृष्ठों की इस ज्ञान संपदा, 5 करोड़, बाप रे, 5 करोड़ पृष्ठों के इस ज्ञान संपदा में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, गुजराती, संस्कृत, ऐसे तमाम भाषाओं में मेरे ख्याल से 100 साल से पुराने समाचार पत्र और मैगजीन वहां पर हैं। 200 साल। वाह वाह, बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ एक मासिक पत्रिका भी वहां से निकलती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। पत्रकार पिछले 40 वर्ष पूरे होने वाले उस पत्रिका को। जी जी जी। और साथ में शोध केंद्र के रूप में भी ये संग्रहालय काम कर रहा है, बहुत सारे विश्वविद्यालय जुड़े हुए हैं। जी जी, हिंदुस्तान के लगभग सभी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी यहाँ आते हैं जी, शोधकर्ता आते हैं, पत्रकार आते हैं, और जो लेखक है जिन्हें अपनी कुछ किताब लिखना है या कोई संदर्भ तलाशना है वो भी आते हैं। और 1165 जी शोध छात्र यहाँ से डीलिट के लिए, पीएचडी के लिए और एमफिल की थीसिस के लिए सप्रे संग्रहालय का लाभ उठा चुके हैं। जी जी। हम जैसे जो बिल्कुल बालक होते हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं, और जब नए नए हम लोग किसी विश्वविद्यालय से खुद को जोड़ते हैं कि इसको लेकर हम पढ़ाई करेंगे और आगे हमारा करियर भी बनाएंगे, तो हमें सबसे पहले, खासकर अगर आप भोपाल में हैं या मध्य प्रदेश में हैं, तो आपसे कहा जाता है कि एक बार माधवराव सप्रे स्मृति संग्रहालय ज़रूर जाइए। तो मुझे भी ये सौभाग्य मिला हुआ है कि मैं वहाँ गई और मेरी जो शुरुआत है कहीं ना कहीं वहाँ जो मैंने देखा समझा उससे हुई। श्रीधर जी, चलते चलते चूंकि समय कम है, वापस हम पंडित माधवराव सप्रे जी की बात पर इस पूरे कार्यक्रम को समेटते हुए ख़त्म करना चाहेंगे। और मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने कहा कि माधवराव सप्रे जी के एक तरह से जो शिष्य थे या जो उनसे सीख कर आगे बढ़े, उन्होंने तो अपना अपना नाम या खुद को अच्छे से स्थापित कर लिया, लेकिन सप्रे जी की जो यशगाथा है वो जिस तरह से पहुंचनी चाहिए थी उस तरह से शायद ना पहुंच पाई हो। लेकिन चाहे वो आपका संग्रहालय हो, चाहे अमृत महोत्सव में माधवराव सप्रे जी के योगदान को, उनके अलग अलग आयामों को शामिल करने की बात हो, और इस वर्ष जब हम 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं पंडित माधवराव सप्रे की, तो कहीं ना कहीं एक काम जो है हो रहा है जहां पर हम उनकी यशगाथा को पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना सार्थक ये होता हुआ आपको नजर आ रहा है, और इस पर चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन मुझे लगता है कि समग्रता में समेटने के लिए एक तीसरे महापुरुष की टिप्पणी के साथ में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी, ये बहुत बड़े राजनेता थे और ये प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन के तो एक तरह से प्राण थे वो। उन्होंने जब देहरादून अधिवेशन की सप्रे जी ने अध्यक्षता की, तो उस अधिवेशन के मंच से पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने जो टिप्पणी की थी उसको संक्षिप्त में आपको बताता हूँ मैं जी।
वो कहते हैं सप्रे जी उन थोड़े से इन्हें गिने मनुष्यों में हैं जिन्होंने अपना सुख त्याग कर देश हित के लिए अपना जीवन समर्पण किया है। उन गिने हुए देश सेवकों में हैं जिन्होंने मातृभाषा दूसरी होते हुए भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के नाते अपनाया है। उनका गीता रहस्य तो बहुतों ने देखा है, वह कितनी ऊंची वस्तु है प्रायः सभी पढ़े लिखे लोग जानते हैं, किंतु जो उनके जीवन रहस्य से परिचित हैं वे इतना और अधिक जानते हैं कि सप्रे जी का व्यक्तित्व कितने उच्च आदर्श का है। सप्रे जी का संबंध राष्ट्रीयता से प्राचीन है, वह केसरी होकर भारत में गरज चुके हैं, उनकी वाणी से कितने ही शस्त्रों के हृदय टहल चुके हैं। सप्रे जी जैसी महान आत्माओं द्वारा उसी प्रकार हिंदी केसरी फिर गरजेगा और राष्ट्र को आगे बढ़ावेगा। मुझे लगता है ऐसे महनीय व्यक्तित्व को उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, उनकी स्मृति में स्मारक खड़ा करके उसको आगे बढ़ाने का सौभाग्य हमें मिला है। इसके लिए हम सिर्फ उनकी स्मृति को प्रणाम ही कर सकते हैं, बारंबार प्रणाम ही कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की और विजयदत्त श्रीधर जी, बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई। वाकई में कुछ ऐसे महानायक होते हैं, महापुरुष होते हैं जिनके बारे में बहुत कुछ या जितना कुछ पता होना चाहिए नहीं हो पाता, तो हमारे श्रोताओं के लिए भी ये बहुत ज्ञानवर्धक साबित होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीधर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को भी यहीं पर विराम देते हैं। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार। सुर्खियों में